Welcome dear students. Today we are going to start free body diagram in engineering mechanics, and this topic is very important and popular topic in terms of engineering mechanics. अगर मैं बात करूं किसी भी न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में जो हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, जितने भी आने वाले न्यूमेरिकल होंगे उसमें हम सबसे पहला स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम ही करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हम इंडिविजुअली बस फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं, और कौन से फोर्स को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर तीन टाइप के फोर्स को ऑब्जर्व किया जाता है। पहला वेट फोर्स, दूसरा रिएक्शन फोर्स और तीसरा हमारे पास आता है यहाँ पर टेंशन फोर्स। तो ये तीन तरीके के फोर्सेस को हम हर एक फिगर में देखेंगे। यहाँ मैं कुछ एलिमेंट्री फिगर्स लेकर आया हूँ। इन्हीं एलिमेंट्री फिगर्स में हम तीनों फोर्सेस को देखते हैं किस डायरेक्शन में अप्लाई होंगे और कहाँ ये अप्लाई हो सकते हैं। तो जैसा कि आप फिगर नंबर फर्स्ट में देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक स्फीयर है, एक बॉडी है और ये रेस्ट पर है और नीचे स्मूथ सरफेस दे दी गई है। अगर ये बॉडी रेस्ट पर है, स्मूथ सरफेस पर दे दी गई है, तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स के लिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता था कि अगर मैं किसी भी चीज पर कोई भी फोर्स अप्लाई करता हूं तो उतना ही फोर्स वो बॉडी मुझ पर लगाती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इस बोर्ड पर हाथ को पुश करूं, जैसे इस बोर्ड पर मैं हाथ को पुश करूंगा तो पुश करते ही ये बोर्ड भी मेरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तभी तो मेरे हाथ में थोड़ा बहुत पेन होता है। जैसे मैं किसी भी पार्ट को बहुत तेजी से हिट करता हूं तो मेरा हाथ भी उतनी ही तेजी से हिट होता है। दैट्स व्हाट न्यूटन थर्ड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। सो हियर जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं कि अगर एक स्फीयर एक स्मूथ बॉडी पर रखा हुआ है, एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, तो इस स्मूथ सरफेस पर रखे होने की वजह से जितना फोर्स इस पर लग रहा होगा, सबसे पहले तो हम तीन फोर्सेस की बात कर लेते हैं। हमने वेट फोर्स, टेंशन फोर्स और रिएक्शन फोर्स की बात की। रिएक्शन फोर्स इज एसोसिएटेड विद न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एंड टेंशन फोर्स और वेट फोर्स, ये वेट फोर्स लगेगा ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि इस बॉल का कुछ ना कुछ वेट होगा, ग्रेविटी लगेगी, तो वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो यहाँ पर वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। अभी जो रिएक्शन फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा? रिएक्शन किसकी वजह से होगा? सरफेस की वजह से। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं यहाँ पर हिट करता हूँ तो मेरे हाथ पर भी कुछ ना कुछ पेन होगा। दैट्स कॉल्ड अपोजिट। तो ये मेरी सरफेस हुई और सरफेस ने परपेंडिकुलर रिएक्शन दिया, जिस वजह से मेरे हाथ पर हिटिंग टेंडेंसी थोड़ी लगी। तो यहाँ पर इस सरफेस पर ऊपर की डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगता है। तो ऊपर की डायरेक्शन में इस सरफेस के थ्रू इस बॉल पर रिएक्शन फोर्स लगा। टेंशन फोर्स यहाँ पर है ही, कोई तनाव ही नहीं, आराम से रेस्ट पर बॉडी बैठी हुई है, तो टेंशन फोर्स यहाँ पर एब्सेंट हो गया। तो इस पार्ट में टेंशन फोर्स है ही नहीं, सिर्फ वेट फोर्स और रिएक्शन फोर्स यहाँ पर देखा जाता है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाए? इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। लेट्स सपोज इट इज बॉडी और इस बॉडी पर वेट फोर्स नीचे की तरफ लगा और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। ऐसे नेक्स्ट फिगर पर आते हैं कि अगर मेरे पास ये स्मूथ सरफेस दे दी गई है और स्मूथ सरफेस पर यहाँ पर ये कुछ इंक्लाइन सरफेस पर एक थ्रेड से स्फीयर हमने बांध दिया, तो यहाँ सबसे पहले वही तीन फोर्सेस हम लिखेंगे। पहला टेंशन फोर्स, वेट फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस की वजह से होता है। जहां पर सरफेस आएगी वहां रिएक्शन फोर्स होगा। तो जहां पर सरफेस आई, यहां पर सरफेस आ रही है तो यहां पर रिएक्शन फोर्स होगा, सरफेस के थ्रू होगा बॉल पर। तो सरफेस के थ्रू बॉल पर होगा तो रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये सरफेस इस बॉल को रिएक्ट करेगी तो इस डायरेक्शन में लगेगा रिएक्शन फोर्स। इसका वेट फोर्स अगर हम देखें तो वेट फोर्स इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ ड्यू टू द ग्रेविटी। और दूसरा टेंशन फोर्स, अगर टेंशन फोर्स की मैं बात करता हूं तो तनाव कैसे होगा कि बॉल नीचे आने की टेंडेंसी में है और ये थ्रेड इसको होल्ड करे हुए है कि तू ऊपर ही रहे। दैट मींस बॉल जो है इस थ्रेड के थ्रू होल्ड पर है। दैट मींस टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि हम रस्सी से इस बॉल को नीचे नहीं ढकेल सकते, हम इस रस्सी से बॉल को पीछे ही खींच सकते हैं। तो जहां खिंचाव आएगा, जहां तनाव आएगा, वहीं टेंशन आती है। तो टेंशन के कॉन्सेप्ट में और ब्रीफली ले लूंगा अभी, जैसे आफ्टर फ्री बॉडी डायग्राम के किस डायरेक्शन में हम टेंशन लेते हैं, कहां लेनी चाहिए। तो टेंशन का कॉन्सेप्ट अभी हमें सिर्फ थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे, उससे पहले हम बाकी की फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। बस इतना ध्यान रखेंगे कि थ्रेड को जिस डायरेक्शन में हम खींच पाए, जिस डायरेक्शन में थ्रेड खींचेगा उसी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हुआ? यहाँ पे टेंशन फोर्स भी प्रेजेंट है, वेट फोर्स भी प्रेजेंट है और रिजल्टेंट फोर्स रिएक्शन फोर्स भी प्रेजेंट है। तो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम इस पार्ट का बनेगा, नीचे की तरफ वेट फोर्स
और इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन में हम रिएक्शन फोर्स दे सकते हैं क्योंकि ये टेल, ये हेड, और इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर था। टेंशन फोर्स इधर, रिएक्शन फोर्स इधर, वेट फोर्स नीचे। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। ये हमें वी ग्रुव दे रखा है। वी ग्रुव के अंदर अगर एक स्फीयर है और इस स्फीयर में अगेन मुझे वही तीन फोर्सेस ऑब्जर्व करने हैं। पहला टेंशन फोर्स, देन वेट फोर्स एंड देन रिएक्शन फोर्स। तो टेंशन फोर्स यहां पर लगेगा क्या? कोई थ्रेड है? नहीं लगेगा, टेंशन ही। वेट फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, ठीक है, वेट जी ड्यू टू द ग्रेविटी। तो वेट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन फोर्स लगता है सरफेस के थ्रू। तो ये सरफेस इस पर रिएक्शन देगी, किस डायरेक्शन में देगी? इस डायरेक्शन में देगी। तो ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन एट सी पॉइंट। ये ए पॉइंट है, ये सरफेस इस डायरेक्शन में रिएक्शन देगी, तो यहां हो गया ए पॉइंट। तो इस बॉडी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं और ये दोनों के दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पर जाके मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा? कोप्लेनर फोर्स, एक ही प्लेन में। सुना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। लेट्स सपोज इट इज आवर पॉइंट बी एंड यहां पर नीचे की डायरेक्शन में लगेगा वेट फोर्स, और इस डायरेक्शन का मतलब इधर ले जा सकते हैं, ये बिल्कुल सीधी लाइन में जाएगा आगे, दैट्स कॉल्ड आरसी। और ये वाला पार्ट पूरी बिल्कुल सीधे लाइन में जाएगा, इसको बोल सकते हैं हम आरए। तो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। रिएक्शन फोर्स बाय द सरफेस ए, रिएक्शन फोर्स बाय द सरफेस सी, एंड रिएक्शन फोर्स, ये तो हमारा वेट फोर्स है W, जो कि G की वजह से लगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फिगर नंबर 4 में। यहां पर अगेन हम चेक करेंगे टेंशन फोर्स है कि नहीं, वेट फोर्स और रिएक्शन फोर्स। तो यहां टेंशन फोर्स नहीं था, सिर्फ वेट फोर्स और रिएक्शन फोर्स हमने देखे। यहां पर थ्रेड आ गया, इसका मतलब यहां टेंशन फोर्स भी होगा, वेट फोर्स भी होगा, रिएक्शन फोर्स भी होगा। तो इस सी सरफेस के थ्रू रिएक्शन फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डी सरफेस के थ्रू रिएक्शन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, और वेट फोर्स बी के थ्रू नीचे की डायरेक्शन में लगेगा हमेशा। ये W नीचे बना देते हैं। और टेंशन फोर्स अभी सेम कॉन्सेप्ट, ये इसे ऊपर खींच पाएगा, नीचे तो नहीं दबा सकता। थ्रेड से हम किसी भी बॉल को नीचे थोड़ी ना दबा सकते हैं, तो अपनी ग्रेविटी से नीचे जाता है। तो थ्रेड से हम उसे ऊपर ही खींच सकते हैं। तो ब्लॉक को अगर हम थ्रेड से ऊपर ही खींच सकते हैं, तो अगर थ्रेड से हम ऊपर खींचेंगे तो टेंशन कहां लगेगी? ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। तो टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। देन यहां पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, तो यहां नीचे लगा वेट फोर्स W, रिएक्शन फोर्स बाय द D, सीधा ऊपर जा रहा है। यहां पर ले लिया हमने रिएक्शन बाय द D, ये RC सीधा हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है, तो यहां ले लिया हमने रिएक्शन फोर्स D2C, और टेंशन इस डायरेक्शन में। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, जहां पर टेंशन फोर्स, वेट फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों हो रहे हैं। वेट फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी, रिएक्शन फोर्स ड्यू टू द सरफेस, टेंशन ड्यू टू द स्ट्रिंग। तो जहां पर सरफेस स्ट्रिंग आ जाए, सरफेस का मतलब रिएक्शन फोर्स और स्ट्रिंग का मतलब टेंशन फोर्स, और वेट तो बॉडी का होता है, इधर बॉडी है तो मास है, मास है तो वेट है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ पार्ट पर, बिल्कुल ऐसे ही कि जहां पर सरफेस है, सरफेस कहां है? एक तो यहां पर ए बी, इसको पॉइंट नंबर दे देते हैं 1। तो रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, इसे R1 नाम दे देते हैं। और यहां पर भी एक टच कर रहा है सरफेस पर, तो यहां से रिएक्शन फोर्स एक ऊपर जाएगा, इसे R2 नाम दे देते हैं। ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। अब एक टच और हो रहा है इन दोनों के बीच में। ये दोनों के दोनों बॉल्स मैंने ऐसे अरेंज कर रखी हैं कि स्ट्रक हैं पूरे सिस्टम के अंदर। तो यहां पर A और B, इन दोनों की म्यूचुअल सरफेस आई, इसका मतलब B वाली सरफेस A पर फोर्स लगाएगी और A वाली सरफेस B पर फोर्स लगाएगी। तो यहां पर अगर मैं सरफेस को 3 नाम दे दूं, तो R3 फोर्स, रिएक्शन फोर्स B पर जो लगेगा वो A के थ्रू लगेगा, और A पर जो लगेगा वो B के थ्रू लगेगा। तो एक R3 इधर बनेगा और एक R3 इधर बनेगा, इक्वल एंड अपोजिट। फिर आते हैं एक टच यहां पर करना है इस सरफेस पर, सिर्फ रिएक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं अभी हम वेट फोर्स पर नहीं है। टेंशन शायद होगी क्योंकि स्ट्रिंग ही नहीं है, तो टेंशन भी नहीं होगी। तो टेंशन तब होती है जब यहां स्ट्रिंग दे रखी होती, तो स्ट्रिंग है ही नहीं तो टेंशन खत्म। तो हियर रिएक्शन फोर्स इस दीवार के थ्रू बॉल पर इस डायरेक्शन में लगेगा, तो हमने R4 नाम दे दिया। ठीक है, सो इतना पार्ट होने के बाद फिर हम आते हैं वेट फोर्स पर। A बॉडी के थ्रू वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो यहां पर वेट फोर्स लगा W, यहां पर वेट फोर्स लगा W,
नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसे वेट फोर्स बोलेंगे ए का और इसे वेट फोर्स बोलेंगे बी का। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनना चाहिए? एक ए बॉडी का बनेगा और दूसरा बी बॉडी का बनेगा। तो ए बॉडी पर देखेंगे सबसे पहले वेट फोर्स नीचे, रिएक्शन फोर्स 1 का ऑन द राइट हैंड साइड, और यहाँ पे R2 जो बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, R3 इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएं देखते हैं। तो सबसे पहले आई होप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि फर्स्ट में हमने क्या देखे, सिर्फ 3 फोर्सेस हम यहां पर देख रहे हैं। वो 3 फोर्सेस क्या हैं? टेंशन फोर्स, वेट फोर्स और रिएक्शन फोर्स। टेंशन फोर्स हमेशा स्ट्रिंग में रहेगी। यहां पर हमने एक फोर्स लिया, वेट फोर्स, रिएक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स। तो इस सरफेस के थ्रू रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, बॉडी की वजह से वेट फोर्स नीचे लगेगा। यहां पर हमने देखा वेट फोर्स नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर जाएगी स्ट्रिंग के थ्रू, और रिएक्शन फोर्स सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा टुवर्ड्स द बॉडी। सरफेस से हमेशा रिएक्शन फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी लगेगा और परपेंडिकुलर लगेगा। 2 चीजें याद रखना, जो भी रिएक्शन फोर्स होगा सरफेस से परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द बॉडी लगेगा। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी। यहां पर देखेंगे रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द बॉडी, 90 डिग्री एंड टुवर्ड्स द बॉडी। यहां पर रिएक्शन फोर्स 90 डिग्री एंड टुवर्ड्स द बॉडी। यहां रिएक्शन फोर्स एक ये सरफेस और एक ये सरफेस टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी। यहां पर देखेंगे रिएक्शन फोर्स, ये एक सरफेस है टुवर्ड्स द बॉडी, यहां सरफेस है टुवर्ड्स द बॉडी। यहां देखेंगे 2 सरफेस आ गई, तो इस पॉइंट पर 2 सरफेस आ गई, तो टुवर्ड्स द बॉडी एंड टुवर्ड्स द बॉडी। यहां पर देखें R4, ये सरफेस है, तो यहां से टुवर्ड्स द बॉडी। तो रिएक्शन फोर्स क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम वेट फोर्स पर, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट, एंड हियर इट इज अगेन डाउनवर्ड, 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 ऑलवेज डाउनवर्ड। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग कैसे किया जाए, लेट्स सी। हियर अगर मैं यहां पर बॉडी ए की बात करता हूं, तो सिर्फ ए बॉडी अगर मैं बनाऊं सेपरेट, तो यहां पर फोर्सेस कौन से लगेंगे? सबसे पहले तो वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, जिसको हम WA बोलेंगे, और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे रिएक्शन फोर्स पर, तो R1 इस डायरेक्शन में लगा, और फिर हम आते हैं रिएक्शन R2 पर, R2 इस डायरेक्शन में लगा, और यहाँ पर देखना R3 बिल्कुल सीधा, तो R3 इस डायरेक्शन में लगा, है ना। R3 ऐसा आएगा बिल्कुल सीधा, तो R3 ये बना दिया। R2 जाएगा बिल्कुल ऊपर, तो ये R2 बना दिया। R1 जाएगा बिल्कुल आगे, तो ये R1 बना दिया। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ए का कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पर, दैट इज कॉल्ड बी बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बी। तो यहां पर रिएक्शन फोर्स, एक तो ये R3 बिल्कुल सीधा जाएगा, आगे की साइड जाएगा, तो R3 यहां बना दिया। R4 बिल्कुल इस तरफ आएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो R4 इधर बना दिया। और इसका वेट फोर्स किधर लगेगा? वेट फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, तो वेट फोर्स मैंने नीचे की डायरेक्शन में बना दिया। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो कितने फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं ये हमने यहां पर बता दिया। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट। तो 6th पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। तो 6th पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। ये ए बॉडी है, तो इस ए बॉडी पर एक वेट फोर्स तो लगेगा, सरफेस है तो रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, और थ्रेड भी है तो टेंशन फोर्स भी लगेगा। इसका मतलब टेंशन फोर्स, वेट फोर्स, रिएक्शन फोर्स, ये तीनों के तीनों यहां पर होंगे। T फॉर टेंशन, V फॉर वेट, एंड हियर इट इज रिएक्शन ड्यू टू द सरफेस। सो हियर ए बॉडी अगर मैं लूं, तो ए बॉडी पर एक तो सरफेस है, क्या रूल पड़ा था, 90 डिग्री एंड टुवर्ड्स द बॉडी। तो 90 डिग्री और टुवर्ड्स द बॉडी ऊपर की साइड लगेगा, तो रिएक्शन फोर्स ए का ऊपर की डायरेक्शन में लगा। उसके बाद रिएक्शन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगने के बाद टेंशन की बारी, किस थ्रेड पर टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगी, ऊपर लगेगी। कैसे? क्योंकि इस थ्रेड से इस बॉडी को हम जमीन के अंदर थोड़ी ना घुसा सकते हैं, थ्रेड से बस हम ऊपर ही खींच सकते हैं। तो थ्रेड में तनाव कब आएगा, जब हम इसको ऊपर की तरफ लेंगे। नीचे की तरफ लेंगे तो स्लैग प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी मैं टेंशन का भी कॉन्सेप्ट कराता हूं। सो टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी, मतलब टेंशन टी भी ऊपर की डायरेक्शन में लगा। दूसरा वेट फोर्स होगा जो W सिर्फ और सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो बात आती है टेंशन की, कि टेंशन की डायरेक्शन कैसे पता लगाई जाए। तो टेंशन की डायरेक्शन के लिए बस अब 2 चीजें याद रखना। तो कभी भी आप क्वेश्चन में टेंशन की डायरेक्शन निकालने में गलती नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं, देखो सबसे पहला फिनोमेना, एक रस्सी ली हमने और इस ब्लॉक को बांध दिया,
ठीक है, इस रस्सी से इस ब्लॉक को बांध दिया। ये एक ब्लॉक है ए और यहाँ पे मैंने एक रोप ली और इस रोप से आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया। ठीक है, ये रस्सी ले। अब यहाँ पर टेंशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टेंशन? टेंशन का मतलब होता है तनाव। लोगों को भी टेंशन हो जाती है, कुछ को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की भी टेंशन होगी। टेंशन का मतलब क्या होता है? जब एक ही विचार दो डायरेक्शन में सोचा जाए, है ना। जो दिमाग वाली जो टेंशन होती है कि ब्रेन के अंदर जब एक ही थॉट दो डायरेक्शन में सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसा कर लूं, नहीं ऐसा कर लेता हूं, मतलब एक ही थॉट को दो डायरेक्शन में सोचते हैं। तो यहां इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है कि जब हम एक ही चीज को दो डायरेक्शन में खींच दें तो वो टेंशन होती है। कैसे देखते हैं? ये जो रस्सी थी, इस रस्सी को अगर आप आगे की तरफ मूव करते हैं, आप अपनी बॉडी को आगे की तरफ ले गए, तो इस रस्सी का क्या हाल होना है? ऐसा कुछ स्लैग प्रोड्यूस हो जाएगा, ढीली हो जाएगी। तो स्लैग प्रोड्यूस होने का मतलब क्या? इस रस्सी पर तनाव पैदा हुआ? नहीं हुआ। मतलब आपके आगे बढ़ने पर, इस डायरेक्शन में बढ़ने पर टेंशन नहीं होगी। लेकिन जैसे आप पीछे हटते हैं, पीछे हटते ही स्लैग जीरो हो जाएगा। स्लैग जीरो होने का मतलब अब रस्सी पर तनाव आ गया, खिंचाव आ गया। तो टेंशन किस डायरेक्शन में हुई? जहां आप आगे बढ़े। जब आप आगे इधर की साइड आए तो स्लैग प्रोड्यूस हो गया, टेंशन हुई नहीं, तनाव प्रोड्यूस हुआ ही नहीं रस्सी पर। लेकिन जब जैसे आप पीछे हटे तो तनाव प्रोड्यूस हुआ, टेंशन प्रोड्यूस हुई। सो इस पार्ट को बोला जाता है कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल पार्ट, इन द हॉरिजॉन्टल पार्ट। अब हम आते हैं वर्टिकल पार्ट पर, जैसे कि ये थे। तो एक हॉरिजॉन्टल पार्ट में टेंशन, जहां हम खींचेंगे, जहां तनाव होगा वहां। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट में इसी में बताना चाहूंगा हॉरिजॉन्टल में, कि जो आपने रोप ली है, ये जो रोप है, क्या ये रस्सी से आप इस ब्लॉक को आगे खिसका सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे नो, क्योंकि रस्सी की पावर से, अगर आपने एक रस्सी ली है, ब्लॉक को बांधा हुआ है, तो रस्सी से आप ब्लॉक को नहीं मूव करा सकते। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में आप टेंशन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। टेंशन मतलब एक फोर्स, फोर्स का मतलब क्या? कि रस्सी से आप ब्लॉक पर फोर्स लगा पाएंगे? आप रस्सी से अगर ब्लॉक पर फोर्स लगाने की इच्छा में हैं, तो आप जैसे इस पर फोर्स लगाएंगे स्लैग प्रोड्यूस हो जाएगा और इस ए ब्लॉक पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। इसका मतलब टेंशन फोर्स इधर लगेगा ही नहीं, जीरो, क्योंकि आप लगा ही नहीं सकते इस डायरेक्शन में फोर्स। लेकिन अगर मैं यहां पर बात कहूं कि इस ब्लॉक को मैं खींचना चाहता हूं इस डायरेक्शन में, तो आपने जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, पीछे की तरफ आप भागना स्टार्ट हुए, तो ये ब्लॉक खिंचा हुआ आएगा। इसका मतलब अब आपने फोर्स लगा दिया इस ब्लॉक पर, अब इस ब्लॉक को आप खींच सकते हैं। तो दैट मीन्स जहां पर खिंचाव आया वही तनाव होता है, वही टेंशन होती है। तो आपने अब इस ब्लॉक पर फोर्स लगा दिया। पहले आप इस ब्लॉक को हिला भी नहीं पाए थे जब आप आगे बढ़े थे, लेकिन जैसे ही आप इधर आए, आपने इस ब्लॉक को हिला दिया और पूरा खिंचा हुआ ब्लॉक आगे की साइड चला गया। तो इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ टेंशन। तो ये पार्ट था हॉरिजॉन्टल का। अब वर्टिकल का देख लेते हैं। दोनों पार्ट अलग होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल टेंशन में और एक वर्टिकल टेंशन। वर्टिकल में अगर मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है ऐसा कुछ, और जिसमें ये ब्लॉक है टेंशन टी, ठीक है, W ले लेते हैं, ये ब्लॉक है W, और या फिर ये एक W वेट है और इसमें मुझे टेंशन की डायरेक्शन बतानी है। अब सीधे सीधे देखना, क्या ये अगर ये पुली है और ये टेंशन की डायरेक्शन मुझे इस थ्रेड में बतानी है, और यहाँ पे W वेट नीचे की डायरेक्शन में हमेशा लगेगा जैसा कि यहाँ लग रहा था, तो इस रस्सी से क्या आप ब्लॉक को नीचे खिसका सकते हैं? अगेन वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो ब्लॉक है जो नीचे जा रहा है, ये अपनी ग्रेविटी के कारण जा रहा है, ये रोप के वजह से नहीं जाएगा, रस्सी की वजह से नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप रस्सी को नीचे ढीला छोड़ते हैं, ढीला करते हैं, जैसे कुएं में पानी निकालने जब जाते हैं तो बाल्टी को डाला जाता है नीचे, तो रस्सी को ढीला छोड़ा जाता है, तो क्या रस्सी में तनाव पैदा होता है? नहीं होता, क्योंकि रस्सी को ढीला छोड़ दिया, इसका मतलब स्लैग प्रोड्यूस हो गया नीचे जाते हुए। वो तो ड्यू टू द ग्रेविटी वाली बात आ रही है कि वो ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा है, रस्सी के कारण नहीं जा रहा। इसका मतलब अगर हमें फोर्स प्रोड्यूस करना है, रस्सी में तनाव पैदा करना है, रस्सी को टाइट रखना है, तो अगर मैं इसे ऊपर की तरफ खींचूं तो रस्सी टाइट हो जाएगी। इसका मतलब टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है इन द वर्टिकल कंपोनेंट। सो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगी, तो यहां पर भी क्या होगा? अगर तनाव पैदा करना है तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगी। लेकिन यहीं पर अगर मैं एक और केस ले लूं, एक ब्लॉक मैंने यहां पे ले लिया मास m, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या बना? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का बना। सो यहाँ पर ऊपर खींचने पर तनाव पैदा होगा रस्सी में, तो टेंशन अपवर्ड। और यहाँ हम जानते हैं इससे पहले कि यहाँ से इस डायरेक्शन में खींचने पर तनाव पैदा होगा,
क्योंकि यहां से अगर मैं आगे की साइड ले गया तो ब्लॉक का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ब्लॉक अपनी जगह पे रहेगा। अगर ब्लॉक को हिलाना है तो मैं इस डायरेक्शन में खींचूंगा तभी टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो टेंशन यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ राइट साइड में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन वेरी वेल। सो यहाँ पर हमने जो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में ली वो क्यों ली अब आप समझ गए होंगे, और यहाँ पर जो हमने टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में ली वो भी आप समझ गए होंगे। ये भी तो इंक्लाइन ही था, ऊपर खींचेंगे तभी तो तनाव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो ये 6 डायग्राम का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, FBD बनाया। अब कुछ और पार्ट्स हैं जिसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन दे दिया गया हो 7th। अगर मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन दे दिया गया है और इस इंक्लाइन प्लेन पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये A ब्लॉक है, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स तो होगा नहीं, सिर्फ वेट फोर्स और रिएक्शन फोर्स होगा, ये हम जान चुके हैं। तो यहाँ पर वेट फोर्स तो W नीचे की डायरेक्शन में लगेगा और रिएक्शन फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर लगती है टुवर्ड्स द बॉडी, तो ये रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो इस A का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, W इस साइड और रिएक्शन फोर्स इस साइड। फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये तो 7th था। अगला देखते हैं 7th, ये 6th, देन 7th, अब 8th। अगर मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के अंदर एक रॉड को मैंने अरेंज कर दिया, फिक्स कर दिया, ये मेरे पास रॉड है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर और ये रॉड। तो सबसे पहले इस रॉड पर देखेंगे, टेंशन तो है नहीं क्योंकि थ्रेड ही नहीं है, सिर्फ वेट फोर्स और रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो यहां देखेंगे तो एक कर्व सरफेस आई, तो रिएक्शन फोर्स कैसा जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में बनेगा, ऐसा जाएगा। यहां पर देखेंगे कर्व सरफेस है तो रिएक्शन फोर्स ऐसा जाएगा। इस पॉइंट को A मान ले तो रिएक्शन फोर्स A इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पॉइंट को मान ले तो रिएक्शन फोर्स B इस डायरेक्शन में लगेगा और एक वेट फोर्स W बीचों बीच लगेगा। तो रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएं, रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम होगा, अगर ये रॉड है तो इस रॉड पर एक साइड इस साइड लगा R ऑफ A और इस साइड लगा R ऑफ B और नीचे की डायरेक्शन में लगा वेट फोर्स W। तो ये पॉइंट मेरे पास बने। तो इनको अगर मैं एक ही पॉइंट पर अलाइन करना चाहूं तो ध्यान से देखना, एक ही पॉइंट पर, ये RA इधर जाएगा, RB इधर जाएगा, तो एक ही पॉइंट पर देखें तो W इधर गया, RB इधर गया, इन सारे फोर्सेस को एक ही पॉइंट पर लिया है और यहां गया RA। तो फ्री बॉडी डायग्राम रॉड का ये बना। तो 7th पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। जो नेक्स्ट है फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर वो फिर एक नॉर्मल ब्लॉक है। अगर ये नॉर्मल ब्लॉक मैंने ले लिया W, ये होगा मेरा 9th, तो इस पर सरफेस के थ्रू रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, W नीचे लगेगा और रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, सिंपल। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 1/10 लैडर की प्रॉब्लम जो करते हैं कि अगर मेरे पास स्मूथ सरफेस दे दी जाए और एक लैडर यहां पे लगा दिया जाए, एक CD मैंने यहां पर लगा दी, ठीक है, ये लैडर है और ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कराएंगे इसके बाद। और एक फोर्स P हमने यहां पर लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स P यहां पर लगा हुआ है। तो हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले इसका कुछ ना कुछ वेट होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा W, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही लगेगा, जो रॉड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उससे ही लगेगा। तो W नीचे की डायरेक्शन में लगा, तो W नीचे की डायरेक्शन में लगा और ये है सरफेस, एक ये सरफेस एक ये सरफेस, तो परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द बॉडी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, रिएक्शन एट A ये मान लिया। फिर यहां पर देखें लैडर को, तो यहां पर देखें तो रिएक्शन एट B टुवर्ड्स द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो RB यहां पर बना। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगा कि अगर मेरे पास कोई लैडर है तो इस लैडर पर एक रिएक्शन फोर्स, दो रिएक्शन फोर्स लगेंगे, एक रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, एक रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में और एक W फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये 10 फ्री बॉडी डायग्राम हमने देखे जो कि पॉसिबिलिटीज बनते भी हैं न्यूमेरिकल में, और इनके बेसिस पर अब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे भी।
यहाँ इन फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे बेसिक चीज हमने क्या देखी कि टेंशन फोर्स, रिएक्शन फोर्स एंड वेट फोर्स, बस ये 3 चीजें हमें ऑब्जर्व करनी ही होती हैं। और इन 3 चीजों की अगर हम डायरेक्शन वगैरह पता लगा लेते हैं, जैसे टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमने आज निकालना सीखा, रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन मैंने आपको बताई दी कि रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द बॉडी लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी, एंड रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सरफेस, टेंशन force is always associated with the string, and weight force is always associated with body, that's called mass. So I hope you understand this topic very well. तो लौटते हैं कुछ नए न्यूमेरिकल के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, और खासकर जितने भी फिगर्स आज हमने बनाई हैं इन्हीं के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे. So thank you.